हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो आफ्टर ट्वेल्थ हमें कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी ट्वेल्थ हो चुकी है, ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि भाई कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, हमें पहले क्या उठाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एंड जो भी सही गाइडेंस होगी, जो भी मुझे पता है, जितना मुझे पता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी ट्वेल्थ के बाद स्टार्ट की थी, ठीक है। तो चलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारा अंडरस्टैंड द यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। जब आप अभी ट्वेल्थ में है ना, या फिर ट्वेल्थ आपकी अभी हुई है, ऑफकोर्स अभी हुई है ट्वेल्थ आपकी, आपने कॉलेज में एडमिशन वगैरह भी ले लिए होंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है ना, यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन एग्ज़ाम होते हैं, तीन स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले पैटर्न समझना है, ठीक है। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको पैटर्न समझा देगा। या फिर आपको कुछ नहीं करना, एक पैटर्न वाली जो भी होता है फॉर्मेट, जो भी होता है यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी करा लेनी है पेपर की, ठीक है। एंड वो आपको अपने वॉल पे चिपका लेना है या अपने पास रखना है, ठीक है। वो जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आप उसे देखते रहेंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, पहले अपना जब आप पैटर्न निकाल के पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, देन उसके बाद आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। जब आपको सिलेबस वगैरह पता होगा ना यूपीएससी का, तो बहुत इजी हो जाता है। एंड वही सही डायरेक्शन होती है कि कैसे और कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में वेटेज ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट में वेटेज कम है, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा यही है, फैमिलराइज योरसेल्फ विद द सिलेबस। जो भी यूपीएससी का सिलेबस है, आपको उसे गो थ्रू करना है, बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। आपको उसे तब तक समझना है जब तक आपके दिमाग में वो फिट नहीं हो जाता, लाइक समझ रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको टॉपिक वाला जो भी सिलेबस होता है ना, मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाता है ना। टॉपिक वाला जो भी सिलेबस होता है, या फिर देखो यूपीएससी के उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर गूगल पे देख लेना, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, हाउ टू एनालाइज यूपीएससी सिलेबस, ठीक है। ये सब देखना वीडियो, आराम से देखना, समझना, पहले यूपीएससी का सिलेबस अच्छे से समझना। आराम से आप इसे अभी दो तीन महीने दो आराम से समझने के लिए। अभी ये नहीं कि भाई एक दिन में 10 घंटे सिलेबस पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से थोड़ा बहुत सिलेबस को समझो, हल्का उसका पैटर्न समझो, सिलेबस को बहुत अच्छे से फैमिलराइज करना है, ठीक है ना। आप देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है, एंड कौन से सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, कौन से सब्जेक्ट का नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है, ध्यान से देना है, ठीक है ना। एंड पीवाईक्यू ऑल्सो, ठीक है ना। पीवाईक्यू और वो इंटरलिंक करके देख सकते हैं आप। वरना मैं पीवाईक्यू अभी नहीं देखता, मैं जब तक टॉपिक कवर नहीं हो जाता, वो सब्जेक्ट टॉपिक कवर नहीं हो जाता या पूरा चैप्टर कवर नहीं हो जाता, मैं तब पीवाईक्यू एनालिसिस करता हूँ। मेरा तरीका अलग है, सबका अपना अपना अलग होता है, ठीक है। इसमें मैं वीडियो बना दूँ बाद में, ठीक है। अब आता है हमारा बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कुछ नहीं करना आपको, जो भी अपना कोर सब्जेक्ट होगा ना, अब देखिए कोर सब्जेक्ट वो होता है जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, जो प्रीलिम्स और मेंस में आता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे उसमें आता है, ठीक है। हमारा कोर सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हमारा होता है पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ठीक है। ये हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं। एंड हमें अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इसमें कैसे बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, कोई नहीं बताएगा आपको, एनसीईआरटी उठानी है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार एनसीईआरटी क्या पढ़ने की ज़रूरत है, जो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, ठीक है, आपकी ह्यूमैनिटीज़, देखिए अगर आपके बेसिक क्लियर हैं फिर भी आप 11th-12th की तो पढ़िए। अगर आपको बिल्कुल भी ज़ीरो से आप IITN है, कुछ भी हैं, आपको अगर नहीं पता है ना, तो आप मेरे कहने से जो भी छोटी छोटी क्लास की होती है ना, अगर आपको उसका ज़ीरो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, अगर आपको नॉर्मल बेसिक क्लियर है ना, तो आराम से 9th, 10th, 11th, 12th की पढ़िए, ठीक है ना। चार बुक होंगी इसकी, मतलब आराम से पढ़िए 9th, 10th की ना, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक क्लियर नहीं है तो 6th, 7th, 8th से स्टार्ट कर लीजिए, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th जितनी भी। और ज़रूरी नहीं है कि 11th, 12th की आपको उन सब्जेक्ट की पढ़नी है, लाइक जैसे आपने साइंस एंड टेक की, वो साइंस एंड टेक कह रहा हूँ, सॉरी, एनवायरनमेंट की 11th, 12th वगैरह, ये सब नहीं, ठीक है ना। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको जैसे ज्योग्राफी है तो उसकी 11th, 12th बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। एंड इसी से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे इसकी 11th, 12th कर सकते हैं ज्योग्राफी वगैरह की। तो ये है, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए। देन आप क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड बुक्स पाएंगे। अभी स्टैंडर्ड बुक्स पाने में बहुत टाइम है, अभी आप 1 ईयर अपने एनसीईआरटी कीजिए और अपना सिलेबस एनालिसिस कीजिए, बस ये करना है आपको अभी पूरे 1 ईयर, ठीक है। देन आपको अपने स्टैंडर्ड बुक पे पिक करना है, ठीक है। अभी आप अपना एनसीईआरटी में बहुत अच्छी कमांड बनाइए, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो उसे मतलब पूरी प्रैक्टिस करती रहिए जितनी हो सकती है, ठीक है ना।
देन हमारा आता है चूज़ योर ऑप्शनल वाइजली। देखिए अभी मैं ऑप्शनल में बात नहीं करूँगा, बट हाँ मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखिए ऑप्शनल आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उसमें भी। लाइक जैसे आपके अगर GS VS में थोड़े कम आते हैं एंड ऑप्शन में आपने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, लाइक आप 300 प्लस लाए हैं 500 में से, तो आपकी बहुत अच्छी रैंक बिल्ड कर देगा, वो टॉप 100 में भी ला सकता है, ठीक है ना। तो हमें इसका वेटेज ना बहुत अच्छा ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें ऑप्शन में फोकस करना है, बट अभी नहीं, अभी आप अपना NCERT में और स्टैंडर्ड बुक में फाउंडेशन बनाइए। स्टैंडर्ड बुक तब आई है जब आपकी NCERTs कवर हो जाएगी, एंड ऑफकोर्स वो 1 ईयर नहीं लगता NCERT में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स लगते हैं, ठीक है, अगर आप बहुत पीक तक पढ़ते हैं उसकी, ठीक है ना, पीक लेवल तक, ठीक है। हम बात करते हैं क्रिएटर स्टडी स्केड्यूल, जो कि अगर आप UPSC की प्रिपरेशन नहीं भी करते ना, ठीक है, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन नहीं भी करते तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, आपका डेली रूटीन सुधार देगी, ठीक है ना। अगर आप एक स्टडी स्केड्यूल बनाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपकी एक नोटबुक या वाइट बोर्ड या फिर कह सकते हैं प्रिंटर पेपर्स में लिखा होगा, ठीक है ना। आपका उससे क्या होता है ना, आप हमेशा स्टडी स्केड्यूल बनाते हैं एंड आप उसे क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। एंड ऑफकोर्स ये नहीं कि आप देखिए लोग क्या करते हैं ना, एक दिन में हर चीज़ लिख देते हैं। लाइक वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार मैं आज ही पॉलिटी का ये सब टॉपिक कर लूँगा, ये कवर कर लूँगा, इसके फंडामेंटल कवर कर लूँगा, ये सब कवर कर लूँगा, तो बहुत हार्ड पड़ जाता है। फिर आप सोचते हैं कि यार अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, एंड लेक्चर्स तो इसके 300 दिखा रखे हैं, ये दिखा रखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने लग जाता है। तो ऐसा नहीं होता ना, आपको एक दिन में नहीं करना, ये एक मैराथन है, ठीक है, 3 ईयर है, बहुत ज़्यादा है, सच बता रहा हूँ मैं। अगर आपने कर दिया ना सिलेक्शन तो पक्का ही है, पक्का है, ठीक है, और टॉप 100 में भी चांसेस बन जाएंगे अगर आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करी तो। बहुत ज़्यादा है 3 ईयर, बहुत अच्छा अमाउंट है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, स्टडी स्केड्यूल बनाओ और 3 ईयर तक फॉलो करना है, ये भी ध्यान रखना। ये बताऊँ हार्ड तब बढ़ा देता है UPSC। देखिए UPSC का सिलेबस कोई भी कवर कर लेता है, पूरा नहीं होता, ठीक है ना, पूरा करने में बहुत टाइम लगता है, ये नहीं हो पाता। देखिए सही बता रहा हूँ, उतना हो जाता है कि आपकी रैंक निकल जाती है, ठीक है, बहुत अच्छी रैंक निकल जाती है, 1 भी ला सकते हैं, ठीक है ना। 3 ईयर है, 3 ईयर प्रिपरेशन करना है आपको, ज़ीरो से स्टार्ट, बिल्कुल समझ रहे हैं ना आप। कंसिस्टेंसी से करते रहिए, कोई ये नहीं कि ये हार्ड है वो हार्ड है। देखिए सब्जेक्ट वीक को आप 3 ईयर तक अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप उसमें माहिर बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, PhD कर लेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये लोगों ने हार्ड इसलिए बना दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि यार 1 साल करना है, और 1 साल ना आपको स्टडी स्केड्यूल बनाना है, उसे फॉलो करना है 1 साल तक कंसिस्टेंसी से। तो मेन ही हमारा कंसिस्टेंसी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें हार्ड लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड है, UPSC हार्ड है, IIT हार्ड है, JEE हार्ड है। देखिए हार्ड है, बट अगर आप उसे अच्छे से देंगे, पूरे 1 साल देंगे अच्छे से कंसिस्टेंसी से, 6-6 घंटे 12-12 घंटे जैसे भी पढ़ते हैं उस हिसाब से देंगे, तो वो आराम से क्रैक होगा, ठीक है ना। बट कंसिस्टेंसी है, ठीक है, मेन। ठीक है, अब इसमें जॉइन अप कोचिंग और ऑनलाइन कोर्सेज, मेरे कहने से कोई सस्ती कोई छोटी मोटी कोचिंग ले लो। पहली बार कोई सस्ती छोटी मोटी नहीं होती, सब कोचिंग, कोई कोचिंग महंगी होगी तो पढ़ाएगा ही वही, गाइडेंस वही सेम बताएगा जो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी ये नहीं कह रहा मेरे से कुछ ले लो, बट मैं देखिए यहाँ पे फ्री में गाइडेंस बता रहा हूँ। बट हाँ, बट वो असली जो गाइडेंस देंगे वो कोचिंग वाले देंगे ना, क्योंकि उन्हें है, ऑफकोर्स उन्हें मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, तो एक कोचिंग ले लेना। मैंने तभी कोचिंग ली थी, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे 1 ईयर वेस्ट नहीं कहूँगा, बट मैंने 1 ईयर अपना सिलेबस समझने में ही लिया, समझ लो, ठीक है ना। मैंने 1 ईयर वगैरह सब यही पढ़े हुए, क्योंकि मैं इधर उधर भटका हुआ था। मैं सही गाइडेंस में तब गया जब पहले मैं सोचता था मैं सेल्फ करूँगा। जब मैंने कोचिंग ली तब जाके मुझे पता चला कि हाँ भाई कोचिंग, क्योंकि देखिए मैं 12th से स्टार्ट समझ लो, मेरा बेटा 12th में था कि हाँ मैं तो करूँगा, ऐसा कुछ था मेरी जर्नी मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, तो कोई 10,000 की, जो कितने की भी हो, छोटी मोटी कोचिंग ले लेना, ठीक है, वो आपको गाइडेंस दे देंगे। अब आता है रीड अ न्यूज़पेपर। अब देखिए रीड न्यूज़पेपर क्या होगा, इससे आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं, ठीक है, तो आपकी इंग्लिश की भी हैबिट बनेगी, ठीक है, आप इंग्लिश सीखेंगे, वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी। तो न्यूज़पेपर की हैबिट डाल देना अभी से ही। अब ये नहीं कि आप करंट अफेयर्स वगैरह सब पढ़ रहे हैं, हाँ अब देखिए पढ़ लो, बट कोई फ़ायदा नहीं है अभी पढ़ने का, ठीक है ना। वो करंट है, आपके पास 3 ईयर है या 4 ईयर है मेरे हिसाब से। अगर आप BTech कर रहे हो तो 4 ईयर है ना, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो नॉर्मल BA वही साइड से तो 3 ईयर है, ठीक है। अब हमारा आता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ये अभी नहीं, ये अभी से हम स्किप कर देंगे, ठीक है, ये अभी बिल्कुल मत करना है ना। बस आप अभी वही दीजिए अपने मॉक NCERTs के एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी 1 ईयर अभी आपको इतना कुछ नहीं करना, ठीक है। हमारा आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टे मोटिवेट एंड फोकस बनाए रखिए। मोटिवेशन अंदर से आता है, ये नहीं वीडियो देख रहे हैं ओजा सर की या किसी की भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन ऐसे नहीं आएगा, मोटिवेशन अंदर से आवाज़ आएगी भाई आपके, और वो हर दिन आनी चाहिए, ठीक है। फोकस रह के करिए, क्योंकि 3 ईयर है, 3 ईयर में लोग भटक जाते हैं, सोचते हैं मैं इस ट्रैक में चले जाता हूँ, ये चले जाता हूँ, ना चाहते हुए भी गलत रास्ते चले जाते हैं, ठीक है ना। ये फिर आपका 3 ईयर हो जाता है वेस्ट, फिर आपके पास बचता है 6 मंथ
आप सोचते हैं यार आप क्या करें, प्रेशर लेने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। इस टाइम पे आदमी पागल हो जाता है। इस टाइम पे सोचता है कि मैं यार तो एक काम करता हूँ, 6 महीने में कुछ ऐसा कर लेता हूँ, या फिर कि अरबपति बन जाऊँगा, करोड़पति बन जाऊँगा। ये सब फालतू के थॉट्स आने लग जाते हैं, फिर आप पागल से हो जाते हैं। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। तो 3 ईयर कंसिस्टेंसी से काम करो। अगर प्रेशर से आए हो तो मुझे बताना पर्सनली, कि अगर फैमिली प्रेशर है, कुछ प्रेशर है, मैं उसकी आपको टिप्स बहुत अच्छे से बताऊँगा पर्सनली आपको, या फिर वीडियो बनाऊँगा उस पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत बना दूँगा। कोई टेंशन मत लो, कोई भी टेंशन हो तो मैं तुरंत वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, बाकी आता है हमारा लास्ट, रिव्यू एंड एडजस्ट योर स्ट्रैटेजी। आपने देखिए स्टडी स्केड्यूल वो डेली का हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपका स्ट्रैटेजी देखिए, अगर आप एंड तक देख रहे हैं वीडियो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, स्ट्रैटेजी अब जैसे आपका टाइम 2020 समझ लीजिए, हम 2026 में है। ठीक है, चलो 27 या 26 जब भी है, आप बताएंगे कि आपने अपनी उसमें लिखेंगे लाइक अभी 2024 में आपको क्या करना है। लाइक आपको NCERTs कवर करनी है, ये कवर करनी है, ये कवर करनी है। ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। फिर आपका आ जाएगा 2025, फिर आप बोलेंगे कि इसमें मुझे ऑप्शनल CSET वगैरह कवर करना है, एंड GS फाउंडेशन का जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो कवर करनी है, सब पूरा 1 ईयर ये हो जाएगा। एंड फिर आप सोचेंगे कि यार अब 2026 में क्या करूँ, तो 2026 में अब आपके पास, आप सोचेंगे कि इसमें मैं टेस्ट वेस्ट दूंगा और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो सब कवर करूँगा। ये आपकी एक स्ट्रैटेजी बन गई। ठीक है, आपने एक पेपर पे लिख दिया, कुछ भी कर दी, बट स्ट्रैटेजी देखिए एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी बनाइए। लाइक जैसे मैंने बताया ना, ये एक बड़ा सा कॉलम ले लीजिए। ठीक है, इधर आपकी 2024 की, 2025 की एंड 2026 की। अगर आपका 2027 में अटैम्प्ट है तो ठीक है, आप क्या करेंगे 2024 में जो जो आप करना है NCERT वगैरह सब कवर करेंगे, और इसमें क्या करेंगे 2025 में जो भी आपका नॉर्मल वॉर्मल है, मतलब लाइक आपका ऑप्शनल CSET है ना, वो सब कवर करेंगे, और थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड। एंड इसमें क्या करेंगे, टेस्ट एंड रिमेनिंग टॉपिक्स ऑप्शनल के या किसी के भी। ठीक है, वो सब आप कवर करेंगे। ये हो गया आपका एक बिग स्ट्रैटेजी जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखी है। ठीक है, फिर आती है आपकी ये वाली स्ट्रैटेजी, रुक जाइए मैं दिखाता हूँ। फिर आपकी आती है 1 ईयर की स्ट्रैटेजी। अब जैसे आप 2025 तक आप क्या करेंगे, ठीक है, वो आपने इसमें लिख दिया। जैसे 2025 में आप क्या करेंगे, 2025 तक, लाइक आज से आप 2025 तक क्या करेंगे। आपको NCERTs कवर करनी, ये कवर करनी, ये कवर करनी, कैसे कवर करना है, इसमें आप और ज़्यादा लिखेंगे। वो जो बिग वाली स्ट्रैटेजी थी वो तो आपने बना के रख दी, वो तो आपने कहीं पेपर में चिपका दी दीवार पे कि ये मेरी लॉन्ग टर्म वाली है। बट जो आपकी 2025 वाली है वो आप अपने यहाँ पे लिखे रहेंगे, एंड लिखेंगे NCERTs में मुझे कितनी बुक्स लेनी है, सब रिसोर्सेज वगैरह सब लिखेंगे। तो आपकी एक हो गई अपनी स्ट्रैटेजी। एंड अपने इसे चेंज करते रहिएगा। अगर आपका कुछ लग रहा है कि ये बुक्स हो गई, ये बुक्स हो गई, तो अपना चेंज करते रहिए, कट वट कर दीजिए या कुछ करते रहिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके चलना है। बाकी आपके लिए ऑल दी बेस्ट।